आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैट मैप यानी संभाव्य रेखा चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, संभाव्य रेखा चित्र यानी कि भ्रूण के अंदर जो अंग बनते हैं उनका पूर्व अनुमान लगाना संभाव्य रेखा चित्र कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि जब विदलन की क्रिया होती है उसके उपरांत अनेक ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। इन ब्लास्टोमियर्स में भ्रूण के जो अंग बनते हैं उनका एक संभावी रेखा चित्र छिपा हुआ होता है, यानी कि इनमें ऐसी क्षमता होती है जिससे भ्रूण के जो विकास के दौरान अंग बनते हैं उनका निर्धारण होता है। यानी कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें भ्रूण के अंगों का भविष्य छिपा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम फैट मैप कहते हैं। प्रयोगों से ये ज्ञात हो चुका है कि जो भ्रूण होता है या गैस्ट्रुला है उसका कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा तथा इसका चित्रीय निरूपण करना संभव हो सका है, तो इसको हम संभावी रेखा चित्र या फैट मैप कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फैट मैप भ्रूण का एक ऐसा रेखा चित्र है जो यह बताता है कि भ्रूण का कौन सा भाग फ्यूचर में जाकर के कौन सा अंग बनाएगा। तो इस प्रकार से निर्धारण करना ही संभावी रेखा चित्र या फैट मैप कहलाएगा। जब ब्लास्टुला या कोरक से गैस्टुलेशन की जो क्रिया होती है तो उसके उपरांत 3 लेयर की एक गैस्टुला का निर्माण होता है, और गैस्टुला निर्माण से पूर्व में भी कई प्राणियों के अंडों में तथा कोरकों से विभिन्न स्तरों को निर्मित करने वाले संभावित क्षेत्र स्पष्ट हो जाते हैं। जब प्रारंभ की ये भ्रूणीय अवस्था आती है तो उसमें हम संभावित क्षेत्रों का पता लगाकर उसे सूचीबद्ध किया जा सकता है, और इस प्रकार संभावी क्षेत्रों का पता लगा करके और उनको सूचीबद्ध करना ही संभावी आरेख कहलाता है। संभावी आरेख की सहायता से आगे चलकर जो प्राथमिक जनक स्तर होते हैं तथा अंगों का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। यानी जब फैट मैप का निर्धारण हो जाएगा तो उसमें जो जर्म लेयर बनेंगी उन जर्म लेयर से किन किन अंगों का निर्माण होगा उसका ज्ञान हम फैट मैप के द्वारा कर सकते हैं। विभिन्न प्राणियों के अंडों में विभिन्न तरीकों के संभावी आरेख या रेखा चित्र तैयार किए जा सकते हैं। उनकी कई प्रकार की विधि होती हैं। प्राकृतिक विधि होती है, कृत्रिम विधि होती है। उसमें कई प्रकार की रंजक, अभिरंजक और कई कार्बनिक कण, उनका उपयोग करके हम ब्लास्टोमियर्स या गैस्ट्रुला में जो जनन स्तर बनते हैं उसमें पाए जाने वाले फैट मैप या संभाव्य रेखा चित्र का निर्धारण या पता लगाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। प्राकृतिक विधि यानी प्राकृतिक चिन्हों की सहायता से हम संभाव्य रेखा चित्र का निर्माण कर सकते हैं। कुछ जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी होते हैं, जैसे कि एसिडियंस, ट्यूनिकेट्स के अंतर्गत आने वाले एसिडियंस होते हैं, वो एनेलिडा संघ के प्राणी, एम्फियोक्सस, इनके जो अंडे होते हैं उसकी कोशिका द्रव्य प्राकृतिक रंगों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभेदित रहता है। यानी कि एसिडियंस है, एनेलिड्स है, एम्फियोक्सस है, इनके जो अंडे होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में कुछ नेचुरल कलर पाए जाते हैं, और ये कलर जो रहते हैं वो फैट मैप का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक रंगों के विभेदन के आधार पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभेदित किया जा सकता है। जैसे हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध भाग, पीले रंग का होगा वो अर्धचंद्राकार भाग होगा और वो पश अधर की ओर स्थित होगा। भूरे रंग का जो भाग है वो भी अर्धचंद्राकार होगा लेकिन वो स्थित होगा अग्रपृष्ठ की ओर। गहरे भूरे रंग की पीते की भाग, यानी कि जो गहरा डार्क कलर होगा भूरे रंग का वो यौ की भाग होगा। तो इस प्रकार ये 4 क्षेत्र निर्धारित हो जाते हैं। ये जो प्राकृतिक रंग होते हैं इनमें विभेदन के कारण विकास अवस्था में इन क्षेत्रों में बनने वाले जो
भाग होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इन विविध क्षेत्रों से बनने वाले जो संभावित जनक स्तर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपने देखा, ये जो आपका हल्के रंग का जो है ऊपरी गोलार्ध भाग है, इसके द्वारा एपिडर्मिस या एक्टोडर्म का निर्माण होगा। इससे एपिडर्मिस या एक्टोडर्म का निर्माण होगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपका पीले रंग का भाग है, ठीक है, बीच में अर्धचंद्राकार, ये जो पीले रंग का भाग है, इसके द्वारा मीजोडर्म का निर्माण होगा। मीजोडर्म का निर्माण होगा। इस प्रकार जो भूरे रंग का भाग है, ये जो न्यूरल सिस्टम होता है, यानी तंत्रिकी एक्टोडर्म और नोटोकॉर्ड बनाने का काम करता है। इससे निर्धारित हो जाता है, अगर अंडे में भूरे रंग का अगर भाग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये तंत्रिकी एक्टोडर्म और नोटोकॉर्ड का निर्माण करेगा। और अंत में आता है कि जो गहरे भूरे रंग का जो पीते की भाग होगा, ये एंडोडर्म जो रहती है उसका निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार एक्टो, मीजो और एंडो, ये तीन भाग हो गए, जनन स्तर हो गए। इन जनन स्तर से कौन कौन से अंग बनेंगे, इसका निर्धारण हम इन कलर के आधार पर कर सकते हैं। अब आता है कृत्रिम चिन्हों के द्वारा संभाव्य रेखा चित्र का निर्माण। कई प्राणी होते हैं जिनके अंडों में प्राकृतिक रंग का विभेदन नहीं होता है। जैसे एसिडियंस, एम्फिओक्सस में तो हमने देख लिया भाई कलर, अंडे के अंदर कलर होता है, लेकिन कई प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें इस प्रकार का प्राकृतिक रंग विभेदन नहीं पाया जाता है। तो उनमें फैट मैप ज्ञात करने के लिए हम कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभाव्य रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। इसमें से संबंधित सबसे पहले वोक्ट ने 1929 में सर्वप्रथम एम्फीबियंस प्राणियों के अंडों में कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभाव्य आरेख का निर्माण किया था। सबसे पहले वोक्ट ने किया था, और एम्फीबियंस जो एनिमल्स थे उनके अंडों में फैट मैप को निर्धारण किया था कृत्रिम विधि के द्वारा। तो सबसे पहली विधि आती है वाइटल स्टेनिंग, यानी कि जैविक अभिरंजन विधि के द्वारा। इस विधि में उन जैविक अभिरंजकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कोशिकाएं अपने कोशिका द्रव्य में लंबे समय तक संजो के रखती है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वोक्ट ने, और एम्फीबियंस अंडों में किया था। उन्होंने विभिन्न जैविक रंजकों के द्वारा अंडे के विभिन्न क्षेत्रों को अभिरंजित कर उसमें जो क्षेत्र बनते हैं उनसे बनने वाली कोशिकाओं का अध्ययन किया और संभाव्य आरेख का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने नाइल ब्लू सल्फेट, देखिए कलर होता है, डाई होती है, जिसको कहते हैं हम नाइल ब्लू सल्फेट, जो नीले रंग की होती है, न्यूट्रल रेड, ये उदासीन लाल रंग की होती है, बिस्मार्क ब्राउन, ये बुरे रंग की जैविक अभिरंजक है। यानी कि इनके द्वारा कोशिका पर कोई लीथल इफेक्ट, घातक प्रभाव नहीं पड़ता है, सेल डेड नहीं होती है, सेल मृत नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार के जो रंजक होते हैं उनको हम वाइटल डाई या वाइटल स्टेन कहते हैं। कौन कौन से हो गए ये? नाइल ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड और बिस्मार्क ब्राउन। यानी कि इनका जीवित कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवित कोशिका पर लीथल इफेक्ट या घातक प्रभाव नहीं डालते हैं, सेल्स डेड नहीं होती है। तो इस प्रकार इनसे अभिरंजित करके इनके जो क्षेत्र है उनका पता लगाया जा सकता है कि कौन सा भाग किस क्षेत्र का निर्माण करेगा। प्रयोगों में उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो एगार होता है, जो कि एक प्रकार का सीवीड्स है, उससे प्राप्त होता है, ये टुकड़ों को विशिष्ट जैविक यानी कि उसने कहा कि एगार के टुकड़े लिए और उनको ये जो नाइल ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड या बिस्मार्क ब्राउन है, इस प्रकार के जैविक अभिरंजकों में डुबाया और अंडे पर विशेष स्थानों पर उनको लगा दिया। और कुछ समय बाद उसने देखा कि ये जो अभिरंजित अंडे हैं उन कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। विस्तृत होने के बाद में अलग अलग अभिरंजकों द्वारा अलग अलग क्षेत्र चिन्हित कर उनसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो अनेक स्तर और अंगों का पता लगाया कि इससे किस किस अंग का निर्माण हो रहा था। इस विधि की सहायता से जो अस्थल मछलियाँ होती हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज वर्ग के जो प्राणी होते हैं, उनके अंडों में संभावी आरेखा चित्र बनाए जा चुके हैं। दूसरी विधि आती है कार्बन कण अंकन विधि। इस विधि का अध्ययन सबसे पहले स्प्रैट ने 1946 में किया था
इसकी सहायता से उसने फैट मैप तैयार किए हैं। इसकी सहायता से उन्होंने विकसित होने वाले भ्रूण की कोशिकाओं में छोटे छोटे कार्बन कण चिपका करके उनको लेबल्ड कर दिया, अंकित कर दिया, और इन अंकित की गई कोशिकाओं से जो बनने वाले स्तर थे, ये अंगों का पता लगा करके संभावी रेखा चित्र का निर्माण किया। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। ये आधुनिक समय में यानी वर्तमान समय में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इस विधि में रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके संभावी रेखा चित्र बनाए जाते हैं। जो भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा लेबल्ड कर उनसे जो बनने वाले स्तर हैं या अंग हैं उनका पता लगा करके संभावी रेखा चित्र बनाया जा सकता है। संभावी रेखा चित्र की सहायता से गैस्ट्रुलेशन की क्रिया को समझना आसान हो जाता है। अब आता है फ्लोरोसेंट रंजक डाई। फ्लोरोसेंट जो डाई होती है वो ऐसे रसायन हैं जिन्हें जैविक पदार्थों में इंजेक्ट किया जा सकता है और बाद में इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से लाइट को इमिट करके, उत्तेजित करके, प्रकाशित करके दिखाई या देखा जा सकता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कार्बोसाइन, ये एक प्रकार की फ्लोरोसेंट डाई है। कार्बोसाइन एक प्रकार की फ्लोरोसेंट डाई है जिनके इंजेक्शन विकसित होते भ्रूण के विभिन्न भागों में लगाकर इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है तथा कुछ अवधि बाद विकसित भ्रूण के भागों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है और ज्ञात किया जा सकता है कि किस भाग से कौन सा भाग विकसित हुआ है। तो इस प्रकार हम फ्लोरोसेंट डाई का उपयोग करके परिवर्तित हो रहे भ्रूण के विभिन्न अंगों का पता लगा सकते हैं। अंत में आता है कि हिस्टोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड। ये तीसरे नंबर की विधि है। इसमें हम हिस्टोलॉजिकल, केमिकल और साइटोलॉजिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में फैट मैप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कोशिकीय रसायनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मेलानिन है, ग्लाइकोजन है, एल्कनाइल फॉस्फेट है। ये एक प्रकार के मार्कर होते हैं, केमिकल मार्कर होते हैं, और मार्कर के रूप में इन रसायनों का उपयोग करते हैं। किन किन का? मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्केनाइल फॉस्फेट। तो एक प्रकार के ये नेचुरल केमिकल मार्कर होते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और ये पदार्थ कोशिका की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं और इनका उपयोग करके या इनका उपयोग एक तरीके से ट्रांसप्लांट टेक्निक के द्वारा आरेख निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जेनेटिक फैट मैपिंग होती है, वो भी विकसित हो चुकी है। आधुनिक विधियां हैं जिनकी सहायता से फैट मैप तैयार किए जाते हैं और इनमें जैव अभियांत्रिकी यानी बायो इंजीनियरिंग की सहायता से एलील्स का पता लगाया जा सकता है और उसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा भाग किस अंग का निर्माण करेगा। ये विभिन्न प्रकार के अंडे आप यहाँ देख रहे हैं, एम्फियोक्सस, एसिडियंस, टिलोस्ट, एम्फीबियंस। तो इनमें अलग अलग भाग निर्धारित हो रहे हैं।